वालेकुम एवरीवन, स्टार्टिंग अप विद द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटेड ड्रग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का। ठीक है, इसमें हम सारी वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे और बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस में क्या ऐसा डिफरेंस है कि ये ड्रग्स हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं रोकेंगी और सिर्फ बैक्टीरिया की रोकेंगी। फ़र्क ये है कि हमारे और उनके राइबोसोम्स डिफरेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस राइबोसोम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और जब हमारे और उनके राइबोसोम्स ही डिफरेंट हैं तो फिर ये ड्रग्स हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ बैक्टीरिया को फर्क करती हैं। लेकिन एक बात याद रखनी कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोमल साइज है ना, वो 70S है। ठीक है, हमारा जो अपना मेमेलियन सेल्स का होता है वो 80S होता है। लेकिन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है, एक तो होती है ना जो सेल के अंदर चल रही है साइटोप्लाज्म में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी चल रही होती है। तो उस वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स होते हैं ना, वो भी 70S नेचर के होते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकती हैं, लेकिन ह्यूमन सेल की एज अ होल नहीं रोकती होती। तो है इतना माइटोकॉन्ड्रिया को फर्क नहीं पड़ता इनसे। ठीक है, अच्छा, अब इसको जो क्लासीफाई उन्होंने किया है आपकी बुक में आराम से एक टेबल बना हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कुछ मॉडरेट और कुछ नैरो। ब्रॉड में निक्लोरम फेनिकोल टेट्रासाइक्लिन्स डाली हुई है, मॉडरेट में मैक्रोलाइड्स है, नैरो में लैंजुलेट है और लिनकोसामाइड्स वगैरह। बहरहाल वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, ये क्लासिफिकेशन कभी आई नहीं है। जो आती होती है ना क्लासिफिकेशन की टेबल्स, वो ज़्यादातर आपके CNS के चैप्टर्स में से आते हैं, वहाँ से आपकी आती हैं SCQs में बाकायदा क्लासिफिकेशंस लिखने के लिए, बिकॉज वहाँ की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सारी ड्रग्स अलग अलग से जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगी सारी। ठीक है, अब इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं क्लासेस, सारी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वो सब प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट करेंगी। तो मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको सारों का एक दफ़ा ही बता दूंगी, और फिर मैं अगली वीडियोस में जो सबसीक्वेंट होंगी वहाँ पर मैं आपको अलग अलग से हर क्लास को डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं फिर ये एक्शन दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, एक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। प्रोसेस क्या था प्रोटीन सिंथेसिस को? एक सेकेंड में जरा रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है हमारे पास एक राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो 50S का होगा, और स्मॉलर जो है वो 30S का होता है। ठीक है, फिर ये नॉर्मली दोनों यूनिट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ये दोनों आके आपस में जुड़ जाते हैं। अब हमारी नई प्रोटीन ने बनना है, तो उस नई प्रोटीन ने किस जैसा बनना है या कैसा बनना चाहिए, उसके लिए हमें एक टेम्पलेट चाहिए होता है। वो टेम्पलेट होता है हमारा मैसेंजर RNA। ठीक है, मैसेंजर RNA जो बेसिकली DNA से बना होता है, ये पुरानी बातें मैं रिवाइज कर रही हूँ, वो आके यहाँ दरमियान में लग जाता है। ठीक है, इधर से उस पे अमाइनो एसिड्स का कोडिंग होती है पूरी। मैसेंजर RNA इज मेड अप ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स ना, एक अमाइनो एसिड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एंड देन गो ऑन। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो अमाइनो एसिड्स होंगे ना, मतलब अमाइनो एसिड जो यहाँ पर हमारे पास बेस पेयरिंग होगी, उसके हिसाब से हमारी नई प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स ने लगना होता है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ओके, अब मैसेंजर RNA पे हमारे पास सारी वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैसेंजर RNA एक पूरी DNA से बना हुआ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जिसपे सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ऐसी इस जैसा नई प्रोटीन ने बनना है, या फिर इनके हिसाब से नए अमाइनो एसिड्स आके अटैच होंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स के दरमियान में आके बैठ जाता है। उसके बाद अब जैसे ही इसकी जो भी हमारे पास पहली साइट होती है, ये तो मैंने ज़्यादा एंड तक चढ़ा दिया ना इसको, मैसेंजर RNA बेचारे को, तो यहाँ तक ये आया हुआ है। ठीक है, ये है इनिशिएशन साइट, ये इनिशिएशन साइट है, ये दरमियान में है, और फिर ये एग्जिट साइट है। ठीक है, ये राइबोसोम पे 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो हमने मैसेंजर RNA की बात कर ली, एक और RNA होता है विच इज नॉन एज ट्रांसफर RNA। वो ट्रांसफर RNA जो है सेल में प्रेजेंट है, उसने नए अमाइनो एसिड्स उठा के रखे हुए होते हैं। जो अमाइनो एसिड चाहिए होता है वो ये उसके पास ले आते हैं, मतलब जो भी मैसेंजर RNA के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है अमाइनो एसिड। आपको होते हैं 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो ज़ाहिर है उनमें से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ऑन मैसेंजर RNA हमें ज़रूरत होगा। तो ट्रांसफर RNA वो अमाइनो एसिड ले आते हैं, वो अमाइनो एसिड आके इनिशिएशन साइट पे ट्रांसफर RNA छोड़ देते हैं और इधर फिर चला जाता है खुद। फिर ये वाला अगले इधर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर अगली साइड पे एग्जिट साइड पे ट्रांसफर हो जाता है। जब तक ये एग्जिट साइड पे आता है, हमारे पास यहाँ पर 2 और नए अमाइनो एसिड्स आ चुके होते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि मैसेंजर RNA में इन्फॉर्मेशन होती है। और जैसे जैसे ये निकलते जाते हैं अमाइनो एसिड्स, ये यहाँ से निकलते जाएंगे और साथ साथ आपस में जुड़ते जाएंगे, और पूरी एक
पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाएंगे, और फिर जब चेन जब कंप्लीट हो जाएगी, जब तक मैसेंजर आरएनए की रीडिंग चलती रहेगी तब तक ये चेन लंबी होती रहेगी। यहाँ पर नए आते रहेंगे, ट्रांसफर आरएनए लाता रहेगा, वो यहाँ से एग्जिट होते जाएंगे, फिर लाता रहेगा, फिर यहाँ से जुड़ के एग्जिट होते जाएंगे। जब ये मैसेंजर आरएनए की पूरी रीडिंग यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ पर एक हमारे पास पूरी लंबी चेन बन चुकी होगी अमाइनो एसिड्स की, और ये फिर हमारी पूरी बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन जाती है। फिर इसके साथ कुछ और प्रोसेस होते हैं, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो अब हमारा जो ड्रग आएगी उसने इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं पर रोकना है। जहां पर भी रोकेगी, ज़ाहिर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, तो बैक्टीरिया अपना कोई उसकी सारी मशीनरी रुक गई ना, मशीनरी रुक गई तो फिर उसका काम खत्म हो गया। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है दैट इज क्लोरेमफेनिकोल, ठीक है। ये भी हम अलग अलग से सारे ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, नाम आपको याद हो जाएंगे। जो आपका पहला ग्रुप है क्लोरेमफेनिकोल, ये बेसिकली क्या करता है, इसने आके अटैच होना है बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे, यहाँ आके अटैच होगा, और अटैच होके ये ब्लॉक कर देता है कि हमारा ट्रांसफर आ रहे हैं, जो चार्ज अमाइनो एसिड अपने साथ लेके आ रहे हैं, ट्रांसफर आ रहे हैं आया इधर, ठीक है। उसने आके इनिशिएशन साइट पे इसको बाइंड करवाना था, वो इस रिएक्शन को रोक देता है। वो ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड को यहाँ पर आके बाइंड नहीं होने देता। जब यहाँ पर आके अमाइनो एसिड बाइंड नहीं होगा, तो आगे की जो ये पेप्टाइड पूरे बॉन्ड बन रहे थे इनके, और आपस में ये लिंक करके पूरी चेन बना रहे थे, वो ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन हो रहा था, वो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड इधर आएगा तो अगलों के साथ जुड़ेगा, अमाइनो एसिड इधर ही नहीं जुड़ सकता तो अगलों के साथ क्या जुड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो इस ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन को रोकता है बाय ब्लॉकिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन दिस अमाइनो एसिड एंड इनिशिएशन साइट, ठीक है। तो वो इधर आकर इनको रोक देता है। तो जितना पहले कोई अमाइनो एसिड की सपोज कोई चेन बन गई थी, फिर हमने ड्रग दी, ड्रग ने आके बीच में उसको इंटरप्ट कर दी, तो जो चेन बनी थी वो इनकम्प्लीट थी, उसने भी एक्शन नहीं किया, बाकी चेन रुक गई, बैक्टीरियल एक्शन रुक गया, तो हमारे पास ये हो गया स्टैटिक, ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होगी हमारी, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्लोरेमफेनिकोल का, कि इट स्टॉप्स ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन by inhibiting the formation of complex between charge transfer RNA and the ribosome, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, जिनमें है हमारी 3 और मैक्रोलाइड्स हैं, ठीक है, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें आपकी एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन सारी आ जाती हैं। देन वी हैव टेलिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन, सारी माइसिन जिनके एंड में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह नहीं, वो अलग है, ये मैक्रोलाइड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लिंडामाइसिन है और टेलिथ्रोमाइसिन है। ये जो तीनों है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लोरेमफेनिकोल जैसा ही है, ठीक है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी बिल्कुल उसकी तरह कोई फर्क नहीं है। और जो हमारे पास अब अगली ड्रग है दैट इज टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स पूरा एक अलग ड्रग ग्रुप है। उनमें और इन चारों में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि टेट्रासाइक्लिन्स आके बाइंड 30S के साथ करते हैं, काम यही करेंगे वो भी, ठीक है। क्लोरेमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, ये चारों बाइंड कर रहे थे 50S के साथ, और काम इनका यही था कि ट्रांसपेप्टिडेशन को रोकना है। जो हमारा टेट्रासाइक्लिन्स है वो बाइंड करेंगे 30S के साथ, काम उनका भी यही होगा। ये तो हो गए हमारे सारे के सारे बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। फिर हमारे पास एक ग्रुप ड्रग का आता है विच इज नॉन एज स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, ठीक है। वो जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है ना, वो ये करता है कि वो एग्जिट को रोक देता है। जब वो एग्जिट ऑफ द यहाँ से अमाइनो एसिड्स को रोकता है ना, यहाँ पर से एग्जिट ऑफ अमाइनो एसिड्स को रोकता है, तो एग्जिट ही नहीं जब होने देगा तो कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जरा सी भी नहीं बन सकती। जब जरा सी भी नहीं बन पाती ना, तो बैक्टीरिया की डायरेक्ट डेथ हो जाती। तो दिस इज बैक्टीरियासाइडल इन नेचर, ठीक है। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स मैंने आपको नाम बताया है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आखिरी रहेगी लाइनेजोलिड। लाइनेजोलिड जो है वो क्या करती है कि वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनने देती। अभी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था कि जो पहला अमाइनो एसिड आके यहाँ पर बाइंड करना चाहेगा वो होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आगे फिर चेन बनने लगती है। वो वही नहीं बनने देती, वही नहीं बनेगा तो फिर आगे स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोसेस, ठीक है। तो अब हमने क्या कह दिया, हमने सिंपली कह दिया कि 4 हमारे पास ऐसी हैं जिनमें क्लोरेमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, इन चारों ने 50S पे बाइंड करना है, और इन्हीं जैसी है एक टेट्रासाइक्लिन जिसने आके 30S पे बाइंड करना है। एक्शन सबका सेम है, ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एग्जिट को रोकेंगी, लाइनेजोलिड एंट्री को रोकेगी। दैट्स इट, ये सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ पर मैकेनिज्म पूरा हो जाता है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये सारे के सारे फिर से वही बात है कि हम पे क्यों नहीं एक्ट करते, बिकॉज हमारे राइबोसोम्स का साइज डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अब अगली वीडियो से मैं अलग अलग से ग्रुप्स डिस्कस करती हूँ। अभी तो कोई मसला हो किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।